अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है ना फिज़िक्स की क्लास 10 की फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका यूनिट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, जो हरारती तब्दीलियाँ होती हैं। तो इसकी जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन है, वाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। तो ये जो ओस होती है ना, उसकी बूंदें जो समर है या स्प्रिंग बहार के मौसम में ना सुबह के वक्त पत्तों और घास पर क्यों बनती है। तो इसका जो आंसर है, एट नाइट द एयर कूल्स डाउन अ लॉट। तो रात को ना हवा बहुत ठंडी हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती और टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। तो वाटर वेपर इन एयर स्टार्ट्स टू बिकम ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो हवा की नमी जो होती है, तो वाटर वेपर जो है वो छोटी छोटी बूंदें जो हैं पानी के ड्रॉपलेट वो बना देते हैं। तो दिस हैपन्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कोल्ड लीव्स एंड ग्रास। तो यूँ जो है ये जो वाटर वेपर्स हैं ये जब कंडेंस होते हैं, जो पत्ते होते हैं ठंडे और घास की जो सतह है उस पर ना वो थोड़े जम जाते हैं ना, ड्रॉप्स जो होते हैं छोटे छोटे। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो ये जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है उसकी तब्दीली जो है सब्लिमेशन और डिपोजिशन को कैसे मुतासर करती है ना, इन दोनों प्रोसेस को। यहाँ पे ये जो दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक सब्लिमेशन है, इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस। तो ये एक स्टेट का ना, यानी सॉलिड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस है, लेकिन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यानी बगैर लिक्विड स्टेट से गुजरे हुए। और डिपोजिशन जो है इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो इसमें गैस से सॉलिड में चेंज होना। तो इसका जो आंसर है, इफ़ प्रेशर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स वेपर कन्वर्ट्स बैक इनटू आइस। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर कम हो तो क्या होगा कि वाटर वेपर्स जो हैं वो आइस की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डिपोजिशन और इसी अमल को डिपोजिशन कहते हैं। But if pressure drops and temperature increases, ice converts directly into vapor. तो अगर प्रेशर कम हो ना और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो तो आइस जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज। तो आग बुझाने वाले जो हैं आले का जो हैंडल है और सिलेंडर पर वेपर्स क्यों बन जाते हैं ना जब उसके अंदर से वो डिस्चार्ज यानी वो निकल रहा होता है। तो व्हेन डिस्चार्ज प्रेशर ड्रॉप्स क्विकली। तो निकलते वक्त क्या होगा कि जो प्रेशर है वो जल्दी से ना कम हो जाता है, दबाव जल्दी से कम हो जाता है। तो दिस मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड। तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है एंड बिकम वेरी कोल्ड, और ये बहुत ज़्यादा ना ठंडी हो जाती है। तो द वाटर वेपर इन एयर देन कंडेंसेस ऑन इट्स सरफेस। तो हवा की नमी की जो है ना वो जो टूल है ये एक्सटिंग्विशर जो है उसकी सरफेस पर ना जमना शुरू हो जाती है, जो एयर के अंदर वेपर्स होते हैं ना वो वाटर वेपर्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज स्वेटिंग हेल्प टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो पसीना जो है ये बॉडी को जब एक्सरसाइज करने के दौरान में ना ठंडा करने में कैसे हेल्पफुल होता है। तो व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो प्रोड्यूस करता है उस टाइम एक्सरसाइज के दौरान। टू कूल इट वी स्वेट। तो ठंडा करने के लिए ना जिस्म से पसीना जो है ये खारिज होता है। द स्वेटिंग वाटर evaporates एंड कैरीज अवे द बॉडीज हीट। तो ये जो वेपर्स होते हैं ना पसीने की शक्ल में, स्वेटिंग की शक्ल में, तो वो क्या करते हैं कि जिस्म की जो एक्स्ट्रा हीट है उसको वॉश आउट कर देते हैं। तो रिमेनिंग जो है मॉलिक्यूल्स उनका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है जिससे बॉडी को थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स। तो हमारे पास एक मेटल है, इसका नाम एक्स है। इनिशियली स्टार्ट में ना एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, और उसका शुरू में टेम्परेचर 100 डिग्री है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हीटर। उसको एक हीटर पे रखा हुआ है ना, विच इज़ प्रोवाइडिंग हीट एट अ कांस्टेंट रेट, जो कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहा है, अनटिल इट रीचेज अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ 400। कब तक? जब तक उसका टेम्परेचर 400 डिग्री तक ना पहुंच जाए।
द मेटल हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री, और मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री पे ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका ना पहले पॉइंट में बोला गया है, ड्रा टेम्परेचर टाइम ग्राफ इलिस्ट्रेटिंग द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ मेटल एक्स एज इट इज़ हीटेड। तो इस टेम्परेचर पे ना उसका टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाना है, जो मेटल एक्स की ना जो उसके अंदर तब्दीली आई है टेम्परेचर को, उसको दिखाए जब उसे गर्म किया गया है। तो इसके आंसर में ना ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है और साथ आप इसका ग्राफ भी देख सकेंगे। द टेम्परेचर ऑफ मेटल एक्स इंक्रीजेज विद टाइम, ना जो वक्त के साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ना, एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो जब 250 डिग्री पे पहुंच जाएगा वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा ना मेल्टिंग के दौरान जब तक वो मेल्ट होती है। फिर आफ्टर मेल्टिंग द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज, लेकिन जब मेल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, ये सामने जो डायग्राम भी आपको शो हो रही है। नेक्स्ट में जो इसका दूसरा पार्ट है, नाउ एग्जामिन अ डिफरेंट मेटल, कि एक दूसरी जो मेटल है उसको एग्जामिन करें जिसका नाम Y है, विच हैज़ अ हायर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसमें जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो ज़्यादा है दैन मेटल एक्स, एक्स वाली मेटल के निस्बत। तो बोथ मेटल्स हैव आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हीट कैपेसिटीज़, तो दोनों जो मेटल हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट सेम है और हीट कैपेसिटीज़ भी सेम है, आइडेंटिकल हैं। द हीटिंग प्रोसीजर फॉर मेटल Y इज़ कंडक्टेड अंडर द सेम एनर्जी सप्लाई रेट एज मेटल एक्स, तो उसको भी बिल्कुल उसी तरह उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जैसे मेटल एक्स को एनर्जी सप्लाई की गई थी उसी तरह वाई को भी सप्लाई कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब हाउ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर मेटल वाई विल डिफर दैट ऑफ मेटल एक्स कंसिडरिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट्स ग्रेटर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या करना है कि दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर और वक्त का ग्राफ ना एक्स की निस्बत कैसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसमें जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो इसकी ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर विल स्टे एट 250 डिग्री फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये जो लास्ट में उन्होंने पॉइंट बताया था कि ग्रेटर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो 250 डिग्री पे ना थोड़ी देर ज़्यादा रहेगा। दिस इज़ बिकॉज मेटल वाई नीड्स मोर एनर्जी टू मेल्ट, क्योंकि मेटल वाई को ना थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है मेल्ट होने के लिए। आफ्टर मेल्टिंग इट्स टेम्परेचर विल राइज अगेन जस्ट लाइक मेटल एक्स, तो उस मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने में, तो उसके बाद टेम्परेचर बिल्कुल राइज करेगा उसी तरह जैसे मेटल एक्स का राइज हुआ था। सो द मेन डिफरेंस इज़ अ लॉन्गर फ्लैट पोर्शन इन द ग्राफ। तो ग्राफ में जो थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन है, हमवार जो लाइन है वो थोड़ी लंबी होगी ना, ये मेन डिफरेंस है उसका, क्योंकि जो सेकंड वाली मेटल है उसकी जो ग्रेटर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी उसको मेल्ट होने में ना थोड़ी देर ज़्यादा लगी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे। तो गर्म दिन ना लंबे सफ़र के दौरान गाड़ी के टायर का जो प्रेशर है कैसे बदल जाता है। तो इसका जो आंसर है, द एयर इन टायर गेट्स हीटेड ड्यूरिंग अ ड्राइव, तो सफ़र के दौरान ना टायर की हवा गर्म हो जाती है। दिस मेक्स एयर पार्टिकल्स मूव फास्टर, उसकी वजह से क्या होगा कि हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूवमेंट ना वाइब्रेशंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। सो प्रेशर इन टायर इंक्रीजेज, उससे क्या होगा कि टायर का जो प्रेशर है, दबाव जो है वो बढ़ जाता है। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प टू अवॉइड क्रैक्स इन साइडवॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो गर्म मौसम के दौरान ना फुटपाथ को दरार से बचाने के लिए जो क्रैक्स आते हैं ना थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है, कंक्रीट एक्सपेंड्स व्हेन इट गेट्स वार्म, तो कंक्रीट जो होती है ये गर्म होने की सूरत में ना फैलती है। सो स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन स्लैब्स, इसकी जो कंक्रीट की स्लैब्स होती है ना, बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं या बड़ा जो एरिया है कंक्रीट का एक स्लेब जो है, उनके दरमियान खाली जगह छोड़ दी जाती है ना। दिस लेट्स द स्लेब्स एक्सपैंड सेफली विदाउट क्रैकिंग, तो इसकी बदौलत वो बगैर दरार के ना फैल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इमेजिन यू आर स्ट्रक इन द स्नो विद योर कार, which is more effective for melting the snow, a pot of hot water or a high powered heat lamp। तो तसव्वुर करें ना आपकी गाड़ी बर्फ़ में फंस गई है, तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए गर्म पानी ज़्यादा मौसर होगा या जो आपके पास एक पावरफुल ना हीट लैम्प है।
तो इसका आंसर में ना हॉट वाटर मेल्ट्स स्नो फास्टर, गर्म पानी जो है वो बर्फ़ को तेज़ी से पिघला देगा। क्यों पिघला देगा? दिस इज़ बिकॉज इट डायरेक्टली ट्रांसफर्स इट्स हीट, तो क्योंकि वो बराह रास्त अपनी हीट जो है वो पहुंचाएगा ना कॉन्टैक्ट के साथ, जब आप वो उसके ऊपर गिराएंगे पानी। तो अ लैम्प वार्म्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, जबकि लैम्प तो थोड़ा फासले से उसको गर्म करेगा, यानी बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स लीव्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। तो पत्तों से पानी की बौखलाहट उड़ने के अमल से ना पौधे को पानी और ग़िज़ाइयत की तरसील कैसे मिलती है? इसका जो आंसर है एवेपोरेटिंग वाटर पुल्स अप वाटर फ्रॉम रूट्स। तो पत्तों से ना बौखलाहट जब उड़ते हैं ना ये वेपर्स वगैरह, तो जो रूट्स होती हैं ये मज़ीद जो वाटर है ना उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती। तो दिस मूवमेंट कैरीज न्यूट्रेंट्स अपवर्ड, तो इससे क्या होगा, मज़ीद पानी को जब एब्जॉर्ब करती हैं तो साथ साथ मज़ीद जो न्यूट्रेंट होते हैं ना, ग़िज़ाई जो पार्टिकल्स हैं, वो भी साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सो द होल प्लांट गेट्स नरिशमेंट, तो इससे एक तरह से पूरे पौधे को ना ग़िज़ा जो है वो मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डज एडिंग आइस टू अ ड्रिंक कूल इट डाउन मोर इफेक्टिवली दैन एडिंग कोल्ड वाटर। तो पीने की चीज़ को ना बर्फ़ मिलाने से ज़्यादा ना ठंडा क्यों किया जाता है ना, बजाय ठंडा पानी डालने के। अगर आप उसमें ठंडा पानी डालें तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो बर्फ़ डालें तो वो ज़्यादा होएगा। तो आइस मेल्ट्स बाय एब्जॉर्बिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो बर्फ़ जो होती है ना वो पिघलते वक्त बहुत ज़्यादा हीट को ना एब्जॉर्ब कर लेती है, तब वो मेल्ट डाउन होती है। तो दिस ड्रॉप्स द टेम्परेचर फास्टर, तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर जल्दी कम होएगा। तो सो एडिंग आइस इज़ मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग, तो इसलिए आइस को जो ऐड करना है ये ज़्यादा इफेक्टिव है उसको ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर सुपर कंडक्टिविटी टू अकर। तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए दरकार इंतहाई जो कम टेम्परेचर को ना बरकरार रखने में क्या मुश्किलात आती हैं? तो इट इज़ हार्ड टू कीप मटीरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर, तो अशिया को ना बहुत कम टेम्परेचर पर रखना ना ये मुश्किल होता है। स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी खसूसी टूल्स आलात की ज़रूरत होती है। दिस मेक्स इट एक्सपेंसिव, तो इसकी वजह से ये महंगा प्रोसेस है। एंड चैलेंजिंग और दुश्वार गुजार अमल है। तो यहाँ पे इसके ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के ये कंप्लीटेड हैं। उम्मीद है ये नोट्स, ये लेक्चर, ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट तक पहुँच सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।